हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यस स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं और जस्ट आफ्टर बोर्ड एग्जाम आपके एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मीन्स सभी लोगों ने प्री प्लानिंग की होगी, किसी को नीट देना है, किसी को मेडिकल का देना है, और किसी को ग्रेजुएशन के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही है। भाई कॉलेज में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम तो मस्ट है। तो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, को आपकी एनसीईआरटी से ही कोरिलेट होके आते हैं। ओके, मतलब कि अभी तक आपने अपनी एनसीईआरटी में जो भी चीजें पढ़ी हैं उन सबको निचोड़ निचोड़ के पूछने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, सो इसीलिए इस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस को। आई नो कि एग्जाम बहुत पास है, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आप लोगों ने प्रिपरेशन भी की होगी, बट जो चीजें नहीं पढ़ी है उसे भी पढ़ लीजिए। बहुत ही खूबसूरत स्लाइड्स के साथ में इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो let's begin with this intro. तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस को। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ओके, कंटेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, और थर्ड वन होगा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजेस। ओके, हेल्थ के अंदर में कौन कौन से डिजीजेस हैं, कौन कौन से पैथोजन हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, और मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक लाइफ साइकिल प्रॉपर दी हुई है प्लाज्मोडियम की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इम्यूनिटी के अंदर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से डिफरेंट कौन से डिजीजेस हैं जो डायरेक्ट हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, कौन से पैथोजन है। तो हम एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ड्रग एंड अब्यूजेस, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो किस तरह से एडिक्टेड हो जाते हैं ड्रग से या अल्कोहल से। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस के बारे में, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए वन बाय वन करके टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। ओके स्टूडेंट, जहां भी हेल्थ की बात आती है उसके साथ में डिजीजेस भी आते हैं। टॉपिक का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, मतलब जहां पे हेल्थ है वहां पर डिजीज होगा ही होगा। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी कोई बीमारी ना हुई हो, कभी कोई डिजीज ना हुई हो। ओके, जो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है उसे भी कभी ना कभी कुछ कॉमन कफ या कोल्ड हो ही जाता है। ओके, तो मतलब कि अगर बॉडी है तो उसके साथ में डिजीजेस भी हैं। कहते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई, मीन्स जब ओरिजिन ऑफ लाइफ बनी, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स हमसे भी पहले ये जो पैथोजेंस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन हमसे पहले ही हो गया था। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉज कराते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो एक रेफ्यूजी की तरह घूम रहे थे, और जैसे ही ह्यूमन बॉडी मिली उन्होंने अपना घर बना लिया। कहते हैं ना पुराने टाइम में कि भाई इसका शरीर तो रोगों का घर है, तो जहाँ पे हेल्थ है वहां पे डिजीजेस भी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो पुराने टाइम से ही चली आ रही है। ओके, अब अगर हम पुराने टाइम पे गए हैं, तो अगर हम पुराने टाइम की बात करें स्टूडेंट, तो पुराने टाइम में जो लोग थे वो काफी थियस्ट थे, और वो ये मानते थे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलके बनी है। मींस ह्यूमन बॉडी इज अ कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, आपने देखा होगा पहले भी कि कौन से 5 तत्व हैं। तो वो क्या है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, अर्थ हो गया, और हेवन हो गया। ठीक है, तो अगर हम अपनी बॉडी को भी कोरिलेट करें तो कहीं ना कहीं इन 5 तत्वों से कोरिलेट हो ही जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई पुराने टाइम में जो डिजीजेस थी, जो हेल्थ था, उसको कैसे डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं, डिजीजेस की बात करते हैं, या मेडिकल साइंस के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, हिप्पोक्रेट्स का। ठीक है,
Who was Hippocrates? Hippocrates was a father of medicine. एक बहुत बड़े फिजिशियन थे जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं. मीन्स मेडिसिन वर्ड में ये जो मेडिकल वर्ड है इसका जो एक जागरूकता हुई मेडिकल वर्ड का जो एक नाम इतना बड़ा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ था? हिप्पोक्रेट्स की वजह से. ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स के हिसाब से, चूंकि वो एंशिएंट टाइम के थे, वो ग्रीक के एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, और ग्रीक्स में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं. आपको जब भी आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ोगे, साइंस की या मेडिकल की हिस्ट्री को पढ़ोगे, तो इन सारी चीजों को जानोगे कि ग्रीक में जो भी पर्सन हुए हैं उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काफी बड़े बड़े और काफी ग्रेट वर्क किया है. उसमें से थे हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं. तो नॉर्मली जब भी मेडिकल की डिग्री जब कोई स्टूडेंट लेता है तो हिप्पोक्रेटिक ओथ के साथ लेता है, मतलब एक शपथ ली जाती है. आपको मालूम है जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब भी होती है या आप आर्मी में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, किसी और जॉब में जा रहे हैं, किसी बड़े पद पे जब जाते हैं तो आपको एक ओथ लेनी पड़ती है. बिल्कुल उसी तरह मेडिकल साइंस में जो डिग्री मिलती है, उस डिग्री को मिलने के बाद एक ओथ ली जाती है, एक शपथ ली जाती है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, फेथफुल रहेंगे. और जो हिप्पोक्रेटिक ओथ, एक जो साइन होता है मेडिकल साइंस का, वो दिया था हिप्पोक्रेट्स ने. ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स के हिसाब से अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें तो हिप्पोक्रेट्स ने ये बोला कि अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएं, पुराने टाइम में लोग ये बोलते थे कि इट इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर. अब व्हाट इज ह्यूमर? ह्यूमर यहाँ पे जो आप एक वर्ड है, व्हाट इज ह्यूमर हियर? तो ह्यूमर कुछ नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. अभी मैंने बोला कि पहले के लोग ये मानते थे कि ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है. कौन से 5 एलिमेंट्स थे? वो 5 एलिमेंट्स थे. कौन से थे? वाटर, ठीक है, एयर, सॉइल, ठीक है, उसके बाद में फायर, और नेक्स्ट वन इज दैट हेवन. मीन्स जल, हवा, मिट्टी, आग और आकाश. ठीक है, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है. वो रिलेट अगर करें तो वाटर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में 60% वाटर पाया जाता है. ओके, एयर हमारी बॉडी का अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ठीक है, जो पूरा प्रोसेस एक काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. सॉइल की हम बात करें तो सॉइल क्या है? एक सॉलिड कंपोजिशन है. सॉइल एक बेस है. तो हमारी बॉडी का अगर बेस है सॉइल, अगर हम कोरिलेट करें तो हमारी बॉडी का बेस क्या है? हमारे बोन्स है, हमारे मसल्स है, जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी है. तो सॉइल ऑफ आवर बॉडी इज क्या हो जाएगा? हमारे मसल्स और हमारी बोन्स. उसके बाद में फायर की अगर हम बात करें, अग्नि, तो हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस का. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को रिलेट कर सकती है इन सारी चीजों से. नाउ हेवन, हेवन की अगर हम बात करें, हेवन का मतलब होता है आकाश. तो हमारी बॉडी का अगर हेवन देखा जाए तो क्या है? ह्यूमन बॉडी का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पूरी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज दिखाई देंगे, मतलब ब्लू और रेड कलर की वेन्स और आर्टरीज का पूरा फॉर्मेशन दिखाई देगा. दिस इज द हेवन ऑफ आवर बॉडी. ओके, तो ये 5 कंपोजिशन जो है वो कोरिलेट अभी भी होते हैं. बट चूंकि पुरानी जो थिंकिंग है और आज की जो मेडिकल साइंस है वो काफी एडवांस हो चुकी है और साइंस हमेशा प्रूफ मांगता है. तो ह्यूमर क्या है? ह्यूमर इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. और उस हिसाब से देखा जाए तो जो मेडिवियल फिजियोलॉजी थी उसके हिसाब से हमारी बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर पाए जाते हैं. ओके, कौन से 4 तरह के ह्यूमर पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? तो 4 काइंड ऑफ जो ह्यूमर है हमारी बॉडी में, ह्यूमर्स, देयर आर 4 काइंड, 4 तरह के होते हैं. कौन से होते हैं? सबसे पहला हो गया ब्लड. ठीक है, ब्लड के बाद में हो गया आपका फेलिगम. ठीक है, फेलिगम मतलब आप बलगम कह सकते हैं, या जो भी थिक म्यूकस होता है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है वो होता है फेलिगम. ठीक है, नाउ येलो बाइल एंड नाउ ब्लैक बाइल. ठीक है, ब्लड आपको मालूम है कि ब्लड इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड, तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. फेलिगम जो भी हमारे म्यूकस या थिक
लिक्विड होता है जो नोज रिंस होती है तभी भी निकलता है वो। येलो बाइल, येलो बाइल, बाइल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बाइल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, बाइल जो पेनिक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो बाइल का मतलब जूस, जूस का मतलब लिक्विड। तो येलो बाइल का मतलब हुआ इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम अवर लिवर, लिवर के अंदर से सिक्रीट होने वाला होता है ये लिक्विड येलो बाइल। नाउ द ब्लैक बाइल जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है, व्हाट इज द ब्लैक बाइल। तो ब्लैक बाइल इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम अवर स्प्लीन और अवर किडनी, ठीक है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन एंड स्टमक इन्फेक्शन, ठीक है। और जो डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन आप ये कह सकते हैं कि अगर मूड खराब है किसी का, या कि वो हेलुसिनेशंस उसको हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ब्लैक बाइल के पर्सन में होती है। अब अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स के हिसाब से जो थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी में क्या कहा गया कि गुड ह्यूमर को वहां पे शो किया। ओके, हिपोक्रेट्स ने गुड ह्यूमर को शो किया। और गुड ह्यूमर क्या होता है, मतलब बॉडी के अंदर में इन ह्यूमर का अगर बैलेंस प्रॉपर बना है तो पर्सन हेल्दी है, और अगर इसका बैलेंस गड़बड़ हुआ तो वो अनहेल्दी है, मतलब उसे कोई ना कोई डिजीज है, ठीक है। मतलब अगर ब्लड का, फेलगम का, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, अगर इसका कंसंट्रेशन बैलेंस है तब तो ह्यूमन के अंदर कोई डिजीज नहीं है। ऐसी एक थॉट थी हिपोक्रेट की, ठीक है, जिसे हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स की गुड ह्यूमर क्या था, इट इज अ हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। और इसके हिसाब से जो हेल्थ को डिफाइन किया गया वो क्या था, इट वॉज अ थॉट दैट अ पर्सन विद अ ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू अ हॉट पर्सनैलिटी एंड हैविंग अ फीवर। मतलब हिपोक्रेट्स ने ये कहा कि जो पर्सन हॉट पर्सनालिटी को बिलोंग करता है, जो ब्लैक बाइल है, ठीक है, तो वो हॉट पर्सनालिटी होगी और उसको फीवर होगा, ठीक है। मतलब कि वो एक थॉट थी, इट इज अ जस्ट हिपोक्रेटिक थॉट, ठीक है। अब भाई साइंस प्रूफ मांगता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसे फीवर ही होगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कहीं से चल के आते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी बढ़ जाता है, ठीक है। आप कहीं भी बैठोगे तो स्वेट के थ्रू वो सारा टेम्परेचर निकलने लगता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कोई पर्सन अगर हाई टेम्परेचर है उसका, या शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है और उसकी बॉडी हमेशा गर्म रहती है तो उसको फीवर है, नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस यहाँ पे एविडेंस मांगती है, प्रूफ मांगती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी कि ब्लैक बाइल जो पर्सन होगा वो उसको फीवर होगा, इस चीज को डिस्कार्ड किया किसने, एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, वो कौन से थे, विलियम हार्वे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू विलियम हार्वे ने ये बोला कि दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय अ प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, कि ये जो आइडिया है ये पूरी तरह से एक रिफ्लेक्टिव थॉट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पर्सन अगर ब्लैक बाइल है तो उसकी पर्सनालिटी जो होगी वो फीवर पकड़ करेगी। ओके, अब इन्होंने प्रूफ मांगा गया कि पहले आप प्रूफ करिए। कैसे आप बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरी जो हिपोक्रेट्स ने दी है, हिपोक्रेट्स के हिसाब से जो थ्योरी दी गई है वो गलत है। तो उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले तो ये जानिए कि विलियम हार्वे थे कौन। विलियम हार्वे ही इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन थे, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर इनको बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इन्होंने क्या किया, थर्मोमीटर को यूज किया, एक नॉर्मल पर्सन को लेके आए और एक ब्लैक बाइल पर्सन को लेके आए, और दोनों के टेम्परेचर को मेजर किया थर्मोमीटर से। और वहां पे इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि दोनों व्यक्तियों का जो टेम्परेचर है, दोनों पर्सन का जो टेम्परेचर है वो सेम ही है। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में देखें तो 98। तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो था वो दोनों का टेम्परेचर था। तो इस बात से विलियम हार्वे ने बोला कि दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय द प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, कि ये जो कहा गया है कि जो ब्लैक बाइल पर्सनालिटी होगी वो हॉट पर्सनालिटी होगी और उसको फीवर होगा, ये पूरी तरह से डिस्कार्ड किया विलियम हार्वे ने, ठीक है। अब जैसे जैसे इन्फ्लुएंस होते गए, बायोलॉजी के अंदर में इन्फ्लुएंस होते गए, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, ग्रेजुअली सभी लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग और अपनी अपनी थ्योरी दी, ठीक है। तो नाउ फाइनली क्या बोला गया कि जो हेल्थ है हमारी,
Later on, the biology state mind influences thought the neural system and endocrine system is known as the immune system. ठीक है, मतलब जैसे जैसे ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ और अलग अलग साइंटिस्ट का इन्फ्लुएंस आया, तो क्या बोला गया कि हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है हमारे माइंड की भी वजह से। अब भाई ये कैसे हुआ, तो आपकी एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी है उसको क्लियर कर लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल था कि माइंड हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो आपको मालूम है कि जो हमारा ब्रेन है, क्या है, ब्रेन इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारा न्यूरल सिस्टम जो हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम प्लस हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम। जब हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब मिलते हैं तो फॉर्म करते हैं, हमारा क्या बनता है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, और किसी भी बीमारी का जो सिम्टम होता है वो इफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम से। मतलब अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमको जल्दी कोई बीमारी जो होगी वो नहीं लगेगी, मतलब हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है तो सिम्टम दिखाई देंगे कि कोई ना कोई पैथोजन या कोई ना कोई डिजीज जो है वो हमारे अंदर एंटर कर चुकी है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, किस चीज को कोरिलेट करता है, हमारे हेल्थ को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो हमारा ब्रेन है, मतलब हमारा जो माइंड है, माइंड पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने में। ठीक है, सपोज करिए कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आपने एग्जाम दिया बोर्ड का और आपके 99% मार्क्स आ गए। सो वो जो खुशी होगी, वो जो एक्सप्रेशन होगा वो आपके चेहरे पर प्रॉपरली दिखाई देगा। आप खुश हैं, ये आपका इम्यून सिस्टम, आपके ब्रेन ने मैसेज किया आपके इम्यून सिस्टम को और आपके फेस पे वो चीज एक्सप्रेस हुई। ठीक है, अगर आप किसी बात से अपसेट है, आपका मूड खराब है, तो आपका ब्रेन मैसेज करेगा किसको, आपके न्यूरल सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को, और आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा कि आपका मूड, जो आपका फेस का एक्सप्रेशन है वो वहां पे क्या होगा, दिखाई देगा कि आप दुखी हैं। ठीक है, तो मतलब माइंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेल्थ के लिए। यहाँ पर ये कंडीशन दिखाई गई। और जो कुछ कंडीशंस है स्टूडेंट जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अलावा इन्फेक्शंस। ठीक है, एंड नाउ थर्ड वन इज दैट हमारी जो खुद की लाइफ स्टाइल होती है वो भी काफी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हेल्थ को डिजीज पास कराने के लिए। तो हमारी क्या हुई, लाइफ स्टाइल। सो स्टूडेंट, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो आपको मालूम है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं जो हमको हमारे पेरेंटल कैरेक्टर से हेरिडिटियल होते हैं और जो हमारी प्रोजेनी में दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोजेनी में, मतलब हमारे अंदर प्रेजेंट होंगे, बट वो विजिबल तभी होंगे जब उनको आप एक एनवायरमेंट देंगे। ओके, मीन्स अगर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा वो अपीयर होगा, लोगों को दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ को इफेक्ट करने के लिए। नाउ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इन्फेक्शंस जो भी है उससे हमको अवेयर रहने की जरूरत है। किस तरह के इन्फेक्शंस है, अगर अभी देखें तो भाई कोविड ने तो एकदम धूम मचाई हुई है। ओके, उसके बाद में और आ गए आपके जो डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया, तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस जो है वो फैले हुए हैं। ठीक है, तो इन इन्फेक्शंस के थ्रू अवेयर रहने की जरूरत है। कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो प्रॉपरली हमको लेनी चाहिए और किस चीज से हमको कैसे प्रोटेक्ट होना है, ये सारी चीजें हमें खुद पता होनी चाहिए। तभी हम खुद को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। नाउ अवर लाइफ स्टाइल, मतलब हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। हमको एक पर्टिकुलर, अगर हमारी लाइफ स्टाइल भी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप
बाहर जाके अलग अलग तरह की चीजें खा रहे हो और ये सारी चीजें खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ वहां पे इफेक्ट होगी, ये कॉमन सी बात है। तो मीन्स आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीजें क्या करेंगी आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट आप देखते हैं कि हेल्थ को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी फॉर्मेशन हेल्थ का जो डेफिनेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है हेल्थ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जो अब्सेंस ऑफ डिजीजेस है उसको हम बोलते हैं हेल्थ। मीन्स हेल्थ इट इज अ अब्सेंस ऑफ डिजीजेस, ओके। बट डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि अब्सेंस ऑफ डिजीजेस का मतलब ये नहीं है आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेल बीइंग होनी चाहिए। मतलब एक व्यक्ति हेल्दी तभी माना जाएगा जब वो फिजिकली, ठीक है, मेंटली एंड वो क्या होगा, सोशली वेल बीइंग होगा, सोशली वेल बीइंग, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी का फॉर्मेशन यहाँ के बोल रहा है कि जो एक डिजीज फ्री व्यक्ति होगा, एक हेल्दी व्यक्ति होगा, वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो फिजिकली फिट हो, मतलब जिम से निकला बड़े डोले सोले बने हुए हैं तो लोग कहेंगे वाह ये तो बड़ा हेल्दी है, बट जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो सकता है उसके माइंड में किसी बात को लेके प्रॉब्लम हो, उसका माइंड अपसेट हो, तो वहां पर हम उसे हेल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है वो सोशल वेलबींग ना हो। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति हेल्दी है। तो डब्ल्यूएचओ हमको ये बोलता है कि जब कोई व्यक्ति इन 3 चीजों से पूरी तरह से परफेक्ट होगा तभी वो हेल्दी कहलाएगा, ठीक। अगर वो फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स आपका जो बिहेवियर है वो लोगों के प्रति कैसा है, ठीक है। आप अगर सोशल वेल बीइंग है, बाहर जा रहे हैं, किसी से आपका कैसा बिहेवियर है, किसी से कैसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि सभी से लेके झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, तो वो चीज नहीं हो सकती है। आप गए कहीं बाहर, ठीक है, अपनी बाइक लेके गए और कोई सामने से अपनी गाड़ी लेके आया, हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टक्कर हो गई, तो आप क्या करोगे वहां पे उस सिचुएशन को कवर करोगे, ना कि निकले हेलमेट उठाया दे मारा उसकी गाड़ी में, वो भी निकला पकड़ लिया आपकी कॉलर और लगा दिया आपको 2-3 हाथ। तो यहाँ पर ये सोशल वेलबींग नहीं है। यहाँ पर आपको वहां पे अपना माइंड यूज करना है कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो एक सोशल वेलबींग का होना जरूरी है, लोगों के साथ आप कैसे कोरिलेट करते हो, तो यहाँ पर ये चीज भी आपको मेंशन की गई है, ओके। सो अगर हम इन तीनों चीजों से बिल्कुल परफेक्ट होंगे तो क्या होगा, हमारे वर्क की एफिशिएंसी जो होगी इंक्रीज होगी। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक बोल रही है कि अगर ये तीनों चीजें होंगी हमारे पास तो हमारे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर हमारे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी, हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब एक हेल्दी पर्सन जो होगा वो इन तीनों चीजों से पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और हमको अपनी बैलेंस डाइट का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने खाने में कार्ब्स, प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन, सारा कुछ जो एक बैलेंस डाइट हम लेते हैं वो हम ले सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और क्या है, हमको योगा करना चाहिए। योगा जो होता है एक्सरसाइज तो है ही, बट योगा क्या है, आपको फिजिकल के साथ आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। योगा तो हमारे पुराने टाइम, आयुर्वेद टाइम से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो योगा एंड एक्सरसाइज जरूरी है हमको हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। नाउ हमारा पर्सनल हाइजीन, हमको अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए। अपनी पर्सनल चीजें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा टाल हो गया, हमारा हैंकी हो गया या हमारे गारमेंट्स हो गए, नॉर्मली घर में लोग फैमिली में शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अपने पर्सनल हाइजीन का आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हमको हेल्दी बनाने में एक अच्छी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये जो सारी कंडीशंस है एक व्यक्ति को हेल्दी रखने में, परफेक्ट रखने में, एक बहुत ही वेल बीइंग रखने में हमको ये परफेक्ट बनाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि भाई ये तो हो गई हेल्थ की बातें, अब है कि इन्फेक्शंस, हमको इन्फेक्शन से अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इन्फेक्शंस फैले हैं तो उनसे हमको अवेयर रहना चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में हमको जानना चाहिए, ठीक है। कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं
जो कि आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज कराते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो डिजीजेस कैसी हो सकती है? डिजीजेस इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपोजिशन जो होती है, पैथोजन जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो डिजीजेस आपकी दो तरह से यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की लाइंस बोल रही है कि जो डिजीजेस होती है वो कैसी हो सकती हैं। डिजीजेस को हम डिफाइन कर सकते हैं इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, ठीक है, एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बारे में आपको मालूम है कि इन्फेक्शियस डिजीज जो हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको कोविड है, हम बाहर गए, 4 लोगों को और दे आ जाके, ठीक है। तो ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज हो गई। और इसके कुछ एग्जांपल जैसे एयरबॉर्न डिजीजेस होती है, कफ कोल्ड है, आपको कफ कोल्ड है, आपको छींक आई, आपने बाहर हैंकी यूज नहीं किया, अपना हैंड यूज नहीं किया और सबके सामने एकदम से मार दिया, छींक दिया, ठीक है। तो क्या होगा? वो जो वायरस होगा वो अदर लोगों को एयर के थ्रू चला जाएगा। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, ठीक है। और एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एड्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। एड्स का कैसे ले सकते हैं भाई? एड्स ये नहीं है कि आप किसी एचआईवी पेशेंट के साथ में अगर बैठ रहे हो या खड़े हो रहे हो तो आपको एचआईवी हो जाएगा, नहीं। बट एचआईवी हो सकता है। एचआईवी इज अ इन्फेक्शियस डिजीज बिकॉज अगर किसी मदर को, कोई मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो वो उसके फीटस में भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई एड्स जो होगा वो आपका इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा। नाउ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन से होते हैं? जो कि हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास है और हमारे ही पास रहेंगे। जैसे कि आपके कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर क्या है? कैंसर एक जो है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है और वो हमारे ही अंदर है, किसी और में ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जिसके बारे में हमको अवेयर होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन डिजीजेस जो ह्यूमंस के अंदर में होते हैं, कुछ पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन डिजीज को कॉज कराने वाले, जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल डिजीज हो गया, पैरासिटिक हो गया, ठीक है, प्रोटोजोनल डिजीज हो गया। तो कौन कौन से वो बैक्टीरिया है, वायरसेस है और प्रोटोजोन्स है जो डिजीज को कॉज कराते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, ओके, और उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीजेस, ठीक है, और जो भी हमारे पैरासिटिक डिजीजेस है या वर्म से होने वाले डिजीजेस है, उन सबका मैं एक सिंपल सा आपके पास में एक फ्लो चार्ट लेके आई हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं इसका एक फुल चार्ट आपके सामने शो करूंगी, वहां से आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा सारे डिजीज, उसके कॉजिंग फैक्टर, उसके सिम्टम्स और उसका जो इफेक्टिव ऑर्गन है वो सारा कुछ उसमें प्रॉपरली आपको मेंशन रहेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो जो सबसे पहली डिजीज है वो है आपकी टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड को हम वाइटल टेस्ट भी बोलते हैं, टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उसे वाइटल टेस्ट भी बोला जाता है। और टाइफाइड को कॉज कराने वाला जो इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है आपका साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी के बारे में हमने किसमें पढ़ा था? जब मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे, जब मैंने आपको प्लाज्मिड पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको स्लाइड शो की थी साल्मोनेला टाइफी के बारे में, जो कि टाइफाइड कॉज कराने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। और किसके सिमिलर होता है? इकोलाई के सिमिलर होता है, ठीक है। तो साल्मोनेला जो टाइफी है जो टाइफाइड कॉज कराता है। और सिम्टम आपको मालूम है कि टाइफाइड में बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाना, ठीक है, और जो आपका स्टमक में पेन होना, और जो सबसे बड़ा जो वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है हाई फीवर की वजह से, ठीक है। और अगर किस वजह से होता है कि अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये हमारी बॉडी में ये जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है। जो नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज निमोनिया, ठीक है। निमोनिया का जो एक इफेक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है एल्वियोली, और इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आप याद रखिएगा। और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसमें पढ़ा था? हिंद 2 याद है, जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े थे वहां पे हमने पढ़ा था हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो नाम आपको याद रहेंगे क्योंकि सारा कुछ पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉजिंग फैक्टर है किसका? निमोनिया का, ओके। और
सिम्टम की अगर हम बात करें तो इसका जो इफेक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली मतलब हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको ये डिस्टर्ब करता है। ठीक है, क्या होता है एल्वियोली, जो एल्वियोली के अंदर में एक लिक्विड फील हो जाता है, बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया निमोनिया का। नेक्स्ट वन इज दैट कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में तो नॉर्मली सभी को हो जाता है। ठीक है, वायरल डिजीज है जो कि एयरबॉर्न होती है, हवा के थ्रू हो जाती है, और इसका जो कॉजिंग फैक्टर है वो है आपका राइनो वायरस। तो राइनो याद रखिएगा, राइनो से राइनो वायरस हो गया, तो राइनो वायरस इसका कॉजिंग फैक्टर हो गया। और इसके सिम्टम्स आपको मालूम है कि नोज रिंस होती है, बहुत ज्यादा सोर थ्रोट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिम्टम है। और टारगेट ऑर्गन क्या होगा, आपका नोज होगा, जो हमारा थ्रोट होगा, तो कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये हो गया आपका कॉमन कोल्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट मलेरिया। मलेरिया जो है वो एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि नॉर्मली किससे होती है, मच्छर से होती है। ठीक है, और इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की पूरी डिटेल लाइफ साइकिल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मलेरिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मलेरिया है कॉजिंग फैक्टर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और इसके कुछ एक्स्ट्रा स्पीसीज भी होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया और प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो इसका चूंकि ये मलेरिया जो होता है वो मच्छर के थ्रू होता है, तो पैरासाइट क्या होता है वो हमारी बॉडी में हमारे जो बॉडी के अंदर में क्या होता है, अपना जो एक लार्वा जो होता है वो इंजेक्ट कर देता है, और वहां ब्लड के अंदर में, लीवर के अंदर में मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनती है वहां पे, और ब्लड सेल के ऊपर अटैक करते हैं वो। ठीक है, और जो फीवर होता है इसमें मलेरिया के अंदर में जो सिम्टम होते हैं, तो फीवर 3-4 दिन तक इसमें जो हाई फीवर होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हाई फीवर 3-4 दिन तक रहता है मलेरिया के अंदर में। तो नाउ नेक्स्ट वन इज दैट अमेबियासिस। ठीक है, और इसको हम अमेबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, डायसेंट्री भी बोलते हैं। तो नाम ही आपको बता रहा है अमेबियासिस मतलब कि अमीबा से होने वाला, और अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, तो इट इज अ प्रोटोजोनल डिजीज। ठीक है, तो ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है अमेबियासिस, और इसको हम अमेबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री का मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशन होना, या इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में। नॉर्मली ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका। याद होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, नॉर्मली ये हमारी बॉडी में कैसे जाएगा स्टूडेंट, तो बॉडी के अंदर में ये वेजिटेबल्स के थ्रू जा सकता है, वाटर के थ्रू भी जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन जो हमारे वर्म से होने वाले डिजीजेस हैं वो है आपके एस्केरिस एंड एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो एस्केरियासिस जो होता है उसका कॉजिंग ऑर्गन हो गया एस्केरिस हेलमिंथीज। ठीक है, जैसा प्लेथी हेलमिंथीज हमने पढ़ा था जो नॉर्मली इंटेस्टाइन में ही इन्फेक्शन करते हैं, इंटेस्टाइन पे ही अटैक करते हैं, उसी तरह से एस्केरियस ये एक वर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और इसका जो कॉजिंग ऑर्गन हो गया वो हो गया एस्केरियासिस हेलमिंथीज। ठीक है, नाउ जो आपका नेक्स्ट वन है दैट इज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस ये भी एक वर्म से होने वाली डिजीज है, और इसको हम फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, मतलब नॉर्मली इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं। फाइलेरिया इसलिए क्योंकि कहते हैं नॉर्मली इसमें जो लिम्स होते हैं, आपके लोअर लिम्स होते हैं, उसपे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, बिल्कुल हाथी के पैरों की तरह, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाथी के पैरों की तरह जो पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा सूज जाते हैं। ठीक है, और जेनेटिकल ऑर्गन्स में भी इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है, और इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इसको याद रखिएगा दैट इज ब्यूचेरिया। ठीक है, ब्यूचेरिया के अलावा और हम इसे क्या बोलते हैं, बैंक्रोफिट। ठीक है, ब्यूचेरिया और बैंकोफिट इसके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमेशा लोअर लिम्स में। ठीक है, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है, और लोअर लिम्स के अंदर में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेन भी होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे कुछ कॉमन डिजीजेस जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में प्रॉपरली क्वेश्चंस इनसे आते हैं, और
इसका जो एक पर्टिकुलर जो फ्लो चार्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको लर्न करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करती हूँ और जरूर उसका आंसर दूंगी। ठीक है, तो अभी तक आप यहाँ तक रिवाइज करिए, यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ में, मलेरिया के साथ में, प्लाज्मोडियम वाइरस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मस्ट वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।